हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और मैं आज से इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह डेली बेस पर द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई कुछ करंट अफेयर्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसका विश्लेषण भी हम इसी वीडियो में करेंगे। और ये जो विश्लेषण है यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ये किन किन एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, जैसे कि यूपीएससी में ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा और साथ साथ में बीपीएससी के लिए और एसएससी के लिए भी आल्सो। इवन अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टोरसा नाला ब्रिज एक बार फिर चर्चा में है। तो जब ये टोरसा नाला ब्रिज चर्चा में है तो यह भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। आइए इसके हम विश्लेषण को देखते हैं। तो इसका विश्लेषण ये है कि चीन ने सिक्किम में चीन ने कहा क्या है सिक्किम में चीन ने सिक्किम सेक्टर के डोकलामा में जाम फेरी रिज तक पहुंचने के लिए टोरसा नाला कहाँ पहुंचने के लिए जाम फेरी रिज तक पहुंचने के लिए टोरसा नाला में एक ब्रिज बनाया है। यह जो ब्रिज होगी यह ब्रिज बनने से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा हो सकता है। जब यह खतरा महसूस हुआ तो इसलिए यह चर्चा में बन गया। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने उपग्रह मिशन, कौन सा मिशन है? उपग्रह मिशन स्वॉट लॉन्च किया है। तो यह मिशन किससे संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान से, दूसरा ऑप्शन है मौसम अनुसंधान से, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान से और चौथा ऑप्शन है सतही जल और महासागरीय अनुसंधान से। आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, सतही जल और महासागरीय अनुसंधान से। तो आइए इस आंसर का व्याख्या को एक नज़र डाल लेते हैं। इसका व्याख्या है कि नासा ने स्वोट यानी कि द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, स्वोट का फुल फॉर्म है द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। तो नासा का स्वोट उपग्रह मिशन सतही जल और महासागरीय अनुसंधान से संबंधित है। आखिर ये किस तरह संबंधित है, आखिर ये सतही जल और महासागरीय अनुसंधान क्या है, इसका व्याख्या हम अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आगे मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन 100% करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसको हम ध्यान देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन आहट। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये है। हमारा पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के कल्याण से, ऑप्शन दूसरा है विस्थापितों के पुनर्वास से, ऑप्शन तीसरा मानव तस्करी को रोकने से, ऑप्शन चौथा कोविड प्रभावित लोगों की सहायता करने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसका आंसर होगा मानव तस्करी को रोकने से। आइए इस आंसर का हम व्याख्या को देखते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया है।
किया है, किसको रोकने के लिए? मानव तस्करी को रोकने के लिए। अगला हम पॉइंट देखते हैं, यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही हैं। ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन आहट, यह ऑपरेशन आहट रेल मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। ओके। और आरपीएफ रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आरपीएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो रेल मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और रेल मंत्रालय भारत सरकार का ही एक अंग ही है। तो इसलिए विकल्प सी सही हो जा रहा है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? अब तक तो हमने ये सुना था कि कृत्रिम सूर्य सुना था, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कृत्रिम चंद्रमा पर। हमने कृत्रिम सूर्य सुना था, और कृत्रिम जो सूर्य है 2-3 देशों ने बना डाला है। अब ये क्वेश्चन ये है, कृत्रिम चंद्रमा के निर्माण में सफलता किसने प्राप्त की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है चीन। आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद, मीन्स कि चीन ने कृत्रिम सूर्य भी बना चुका है, और इसके बाद चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है। यह सुविधा उन्हें चुंबकत्व का प्रयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी। तो चाइना ने ये अपना इनिशिएटिव शुरू किया है कि उसने कृत्रिम चंद्रमा भी बना डाला है। अपने आप में चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ही है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष मलबा से, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण से, ऑप्शन सी है मिसाइल के निष्क्रिय होने से, ऑप्शन डी है कोविड-19 महामारी से। तो इसका आंसर है अंतरिक्ष मलबा से। इसका डिस्कशन देखते हैं, व्याख्या। अंतरिक्ष मलबा है क्या? एक्चुअली अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी के परिक्रमा करने वाली कृत्रिम सामग्रियों को कहते हैं जो वर्तमान में कार्यात्मक स्थिति में नहीं है। मीन्स कि उसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष मलबा। जो सेटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, अगर वो सेटेलाइट कार्यरत नहीं है, ख़राब हो गई है किसी वजह से, अगर वो सेटेलाइट ख़राब हो गई है तो उसको हम लोग कहते हैं वह अंतरिक्ष के लिए कचरा है। तो उसका नाम दिया गया है वो अंतरिक्ष मलबा है। इसे अंतरिक्ष कबाड़ के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेस डेब्रीज। अधिकांश अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की निचली कक्षा, क्योंकि सबको पता है कि पृथ्वी 3 कक्षों में बटा हुआ है, निचली कक्षा, मध्यम कक्षा और उच्चतम कक्षा। तो निचली कक्षा में ये सर्वाधिक नंबर में मौजूद है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मुक्त अवस्था में अंतरिक्ष मलबा परिचालन एवं संचार उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। मीन्स कि अगर ये अंतरिक्ष में ऐसे ही रहेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सेटेलाइट होगा उसको भेजने में हमें परेशानी होगी, वो उससे टकरा भी सकता है। इससे टकराने से उपग्रह निष्क्रिय हो सकते हैं, जिसे हम लोग केसलर सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। तो इसलिए केसलर सिंड्रोम चर्चा में था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा नीलामी? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा अपना भारत। तो आइए इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। ये अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत विश्व का
पहला देश बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी भावी पीढ़ी को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मतलब कि आगे के आने वाले जो हमारे जनरेशन होंगे, उस जनरेशन को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है स्पेन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो है न्यूजीलैंड। तो आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं इसके। तो न्यूजीलैंड के भावी पीढ़ी को, मीन्स कि न्यूजीलैंड में जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसको तंबाकू खरीदने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून पारित कर चुका है। जब कानून पारित हो गया है तो जल्द ही वहाँ पर तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर हमारे द्वारा आपका इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।